हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास होने वाली है NEP 2020 पे, मीन्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। और जैसा कि आपको पता है कि जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उसमें हर में NEP 2020 आ रही है। तो हम कोशिश करेंगे कि आज की एक ही क्लास में इसको पूरा कवर करने की कोशिश करते हैं कि जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं ना, वो सारा कंटेंट अपन कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने NEP 2020। तो सबसे पहले इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं कि इंडिया में अभी तक टोटल 3 एजुकेशन पॉलिसीज आ चुकी हैं। कितनी आई हैं? 3। जो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी है वो आई थी 1968 में। जो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आई 1968 में आई थी, वो कोठारी कमीशन की रिपोर्ट पे बेस्ड थी। और इसमें ये बोला गया था कि अगर आप अपने नेशनल डेवलपमेंट करना चाहते हो तो शिक्षा पे आपको ध्यान देना चाहिए। तो नेशनल डेवलपमेंट के लिए शिक्षा पर बल दिया गया फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी पे। एंड सेकंड एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1986 में आई थी, और इसको रिवाइज किया गया था 1992 में। तो सेकंड एजुकेशन पॉलिसी में क्या बोला गया था कि एजुकेशन है वो आपके हर इंसान तक एसेस हो, उसकी पहुंच हो, एंड इक्वलिटी की ध्यान दिया गया, एंड क्वालिटी पे कि जो एजुकेशन दे रहे हो क्वालिटी एजुकेशन दो। एंड अपनी लेटेस्ट जो एजुकेशन पॉलिसी है, थर्ड एजुकेशन पॉलिसी, वो अपनी आई है 2020 में। तो इस NEP 2020 का ड्राफ्ट तो बन गया था 2019 में, बस इसको अप्रूवल मिली है या इम्प्लीमेंट हुई है 2020 से। तो वैसे तो ये 3rd नंबर की एजुकेशन पॉलिसी है, बट अगर आपसे ये पूछ ले कि 21st सेंचुरी 21वीं शताब्दी की कौन सी NEP है, तो ये फर्स्ट होगी। ठीक है, नंबर में 3rd है, बट 21st सेंचुरी की ये फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी होगी। तो ये कब लागू हुई है? 29 जुलाई 2020। ये डेट याद रखनी है आपको, 29 जुलाई 2020 को। इसके अध्यक्ष थे कस्तूरी रंगन। कौन है? कस्तूरी रंगन इसके अध्यक्ष हैं, और सचिव थे रेणु स्वरूप। तो NEP 2020 में 5 पिलर्स पे बात की गई है। वो पिलर आप ऐसे याद रख सकते हो AAAEQ से। तो A फॉर एसेस कि आप जो एजुकेशन है उसकी हर बच्चे तक पहुंचो। सेकंड A है अफोर्डेबिलिटी कि वो किफ़ायती हो, उसको इतना महंगा मत बनाओ कि कोई भी उससे मतलब अफोर्ड नहीं कर पाए। थर्ड है अकाउंटेबिलिटी कि जवाबदेही, एजुकेशन कि मतलब अगर फेल हो रहा है तो उसका जवाबदेही उसकी कौन लेगा, एजुकेशन सिस्टम लेना चाहिए ना। एंड ई का मतलब है इक्वालिटी कि हर जितने भी इंसान है सब में समानता है। ऐसा नहीं कि गरीब है उसको कम समझा जाए, जो अमीर है उसको अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दी जाए। एंड लास्ट है अपना क्वालिटी, मतलब गुणवत्ता पे ध्यान देना है। तो 5 पिलर्स पूछ सकते हैं आपके NEP 2020 के, वो होंगे एसेस, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, इक्वालिटी एंड क्वालिटी। तो NEP 2020 में इसमें 4 भाग हैं और 27 चैप्टर्स हैं। कितने हैं? 4 भाग हैं इसके और 27 चैप्टर्स हैं। जो पहला भाग है वो एजुकेशन पॉलिसी रिलेटेड है। सेकंड आपका हायर एजुकेशन। थर्ड होगा अदर की एरिया जो फोकस कि जो भी इम्पोर्टेंट विचारणीय मुद्दे हैं उनसे रिलेटेड होगा। एंड फोर्थ भाग है वो मेकिंग इट हैपन, क्रियान्वित मुद्दों पे फोर्थ आपका भाग होगा, और 27 चैप्टर्स हैं। और आपका NEP 2020 SDG 4 के बेसिस पे आया है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है, वो क्या कहता है कि 2030 तक सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा प्राप्त करनी है। मतलब इंक्लूसिव एंड क्वालिटी एजुकेशन अचीव करनी है 2030 तक। ठीक है, तो NEP 2020 किस चीज़ पे ध्यान दे रहा है? तो मेन फोकस एरिया इसके ये होंगे कि मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन है उसको मल्टीपल डिसिप्लिनरी बनाना है। नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स। अभी जैसे आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स 11th में सारे मतलब बच्चों को अलग अलग वो सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं, वैसा नहीं करना। जिस बच्चे को जो सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, चाहे वो आर्ट्स से, साइंस, कॉमर्स से अलग से, तीनों से अलग अलग स्ट्रीम से एक सब्जेक्ट भी ले सकता है, ऐसा करना है। बच्चे में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, उसे सिर्फ चीज़ें रटाओ मत, उसमें कंसेप्ट डेवलप होने की कैपेबिलिटी आप विकसित करो। फिर है मल्टी लैंग्वेज पे ध्यान दिया है कि बच्चे को जैसे एक तो मातृभाषा आनी चाहिए, फिर हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए, बल्कि उसको फॉरेन लैंग्वेज भी आनी चाहिए। तो मल्टी लैंग्वेज पे
ध्यान दिया जाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट करना है। एंड खास होगा इसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट, कि आपको सिर्फ बच्चे को पढ़ाना नहीं है, बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, मतलब संपूर्ण विकास होना चाहिए बच्चे का, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, साइको डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, ये सारा होना चाहिए। एंड इसमें ईसीसी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। ईसीसी मीन्स अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन पे। और इस पे ना क्या है, सिर्फ इतना तो सारा बच्चों से रिलेटेड हो गया, इस पे आप पे टीचर एजुकेशन पे भी ध्यान दिया गया है कि जो आप टीचर्स हैं आपके, उनको मतलब ट्रेनिंग दो, जैसे जो भी अपन चेंज करना चाहते हैं उसमें वो भी उसमें हिस्सेदारी ले सकें। तो इसके लिए देखो, पहले क्या था, आपका सिस्टम था 10th + 2 का। इस चार्ट से आप देख सकते हो, पहले 10th क्लास होती थी, फिर 11th 12th, तो 10th + 2 था। बट अभी जो सिस्टम है ना, वो 5 + 3 + 3 + 4 हो गया है, 5 3 3 4 का हो गया। तो इसमें 4 स्टेज हो गई है, पहले सिर्फ 2 होती थी, अभी 4 हैं। कौन कौन सी? फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडल एंड सेकेंडरी। इसे हम डिटेल में देखते हैं। देखो, पहले क्या था, 10th + 2 था, बच्चा 6 साल का होता तब स्कूल जाता था, तो 6 से 18 साल एज ग्रुप उसमें कवर होता था। अभी क्या हुआ है, 5 3 3 4 पे ध्यान दिया है, तो इसमें 3 साल का बच्चा होगा तब जाएगा स्कूल, 18 साल तक स्कूल में रहेगा। तो इसमें जो स्टेज है ना, उसको याद करने का तरीका होगा FPMS। FPMS शॉर्ट फॉर्म से आप याद कर सकते हो इसको। F मीन्स फाउंडेशनल स्टेज, ये 5 साल की होती है। इसमें क्या होता है, एक तो प्री स्कूल आती है, जिसे आप आंगनवाड़ी या बाल वाटिका बोल सकते हो, कि बच्चा 3 साल से 6 साल तक, जब 3 साल का होगा तब, और 3 से 6 साल तक होगा वो आंगनवाड़ी में जाएगा। वहाँ पे उसको प्ले बेस्ड लर्निंग करवाई जाएगी, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाई जाएगी। तो प्री स्कूल हो गया, ये 2030 तक आपको अचीव करना है टारगेट। सेकंड है क्लास फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें एज ग्रुप होगा 6 से 8। तो फाउंडेशनल स्टेज हो गया 5 साल का। सेकंड है प्रिपरेटरी स्टेज, ये 3 साल का होता है, इसमें 3rd से 5th क्लास तक के बच्चे आते हैं, एज ग्रुप होता है 8 से 11 का। तो आपको ये ध्यान रखना है कौन सी क्लास और एज ग्रुप क्या है, ये क्वेश्चन आते हैं इसमें। इसमें क्या हो गया, बच्चों को EVS सिखाएंगे एंड क्राफ्ट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो सिखाएंगे। इसमें बच्चे को मदर टंग में पढ़ाने की कोशिश की जाएगी कि मदर टंग में बच्चा जल्दी कैच करता है चीज़ों को। एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे, ये तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग तो पूरी NEP भरी पड़ी है कि आपको बच्चे को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पढ़ाना सिखाना है, सिर्फ जो बुक में लिखा है उसको मतलब याद नहीं करवाना बस, ठीक है। और 3rd आपकी स्टेज होगी मिडिल स्टेज, ये भी 3 साल की है, इसमें 6th से 8th क्लास कवर होती है, एज ग्रुप होगा 11 से 14 तक। इसमें वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट करने की बात कही है कि क्लास 6 से, अभी क्लास 6 से आपकी वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट हो जाएगी, मतलब बुक आप जो सिलेबस है उसके अलावा आपको बाहर कुछ जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी है जो आपको रोज़गार लेने में हेल्प करेंगी, वो एक्टिविटी सिखाएंगे क्लास 6 से। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पे ध्यान दिया गया है एंड क्रिटिकल थिंकिंग पे ध्यान दिया गया है। इसका गोल क्या था कि 2025 तक 50% लर्नर्स को व्यावसायिक अनुभव प्रदान करना है। 2025 तक 50% लर्नर्स का इनका टारगेट था, ठीक है। एंड आपका 4th गोल है सेकेंडरी स्टेज, ये 4 साल का होता है, क्लास इसमें 9th से 12th तक होती है, एज ग्रुप है 14 से 18, ठीक है। तो 9th एंड 10th है, वहाँ पे तो कंसेप्चुअल लर्निंग सिखाई जाएगी। और 11th 12th में जो अभी अलग अलग स्ट्रीम डिवाइड कर देते ना, तो वहाँ पे रिजिड सेपरेशन नहीं होगा, जो आपको सब्जेक्ट पसंद आ रहा है तीनों स्ट्रीमों में से वो आप ले सकते हो। और इसमें ये बोला है कि 1 साल में 2 बार एग्जाम करवाने होंगे आपको, एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन पे ध्यान दिए गए। तो ये आपके 4 स्टेजेज हो गए NEP 2020 के। अब इसमें एक बात की गई है FLN की। FLN क्या होता है कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, कि बच्चे को कम से कम, जब वो FLN कब तक है, कक्षा 3 तक है, कि बच्चा जब क्लास 3rd में हो तब उसको मतलब लिखना, पढ़ना और जो नॉर्मल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है ना, वो चीज़ आनी चाहिए। रीडिंग, राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन स्किल एंड प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ही आना चाहिए जब बच्चा 3rd क्लास में हो जाए तब। इसको अचीव करना था 2025 तक।
और FLN में ये बोला गया था कि आपका जो पुपिल टीचर रेशियो है, मतलब एक टीचर कितने बच्चों को एक क्लास में पढ़ा सकता है, वो 30:1 है नॉर्मल तो, बट अगर आपका डिसएडवांटेज एरिया है, बैकवर्ड एरिया है, वहाँ पे 25:1 रहेगा ये रेशियो, ठीक है। और इसमें ये बोला है जो लोकल टीचर है ना, उनको ज़्यादा हायर करो, क्योंकि छोटे बच्चों के जैसे घर पे उनकी जो लोकल लैंग्वेज बोलते हैं ना, तो उसमें वो जल्दी कैच कर पाएंगे, वो लैंग्वेज उन्हें पहले आती है, तो आप जो पढ़ाओगे वो जल्दी इसको कैच करेंगे। और इसमें ये बोला गया है कि आपको ड्रॉप आउट रेट है वो कम करनी है। और FLN में और बोला गया था कि आपका जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो 100% होना चाहिए 2030 तक, कि जितने भी स्कूल हैं उसमें ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 100% हो 2030 तक। और ये अगर आपसे हायर एजुकेशन से का पूछ लेना तो इसकी होगा 50% तो रेशियो होगा कब, 2035 तक। हायर एजुकेशन 50% है 2035 तक, ठीक है। अब FLN को अचीव करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया था, कौन सा, निपुण भारत मिशन। ये FLN के लिए चला गया इसे अचीव करने के लिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए निपुण की फुल फॉर्म क्या है, तो यह है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ठीक है। तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। और इसका लक्ष्य है 2026-27 रखा गया है कि आपको 26-27 तक ये प्राप्त करना है। ये हो गया FLN हो गया एंड निपुण हो गया। अब देखो CPD क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ये एक टीचर्स जो होते हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, तो आपका हर टीचर एक साल में कम से कम 50 आवर्स का CPD कवर करेगा, ठीक है। उन्हें 50 घंटे की कम से कम उसको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ये ऑनलाइन भी हो सकती है और ऑफलाइन भी हो सकती है। और NEP 2020 में जो खास ध्यान दिया गया है वो ये है कि मातृभाषा में शिक्षा हो, कि आपकी क्लास 5th तक आप मातृभाषा में जहाँ तक हो सके बच्चे को मातृभाषा में सिखाओ, और आप इसे 8th क्लास तक भी सिखा सकते हो। एंड अगर आपसे कोई पूछे कि NEP 2020 का विजन क्या है, तो NEP 2020 का विजन है टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू ए वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी, ठीक है। और इसमें ये बोला गया है कि आपकी GDP का 6% आप NEP 2020 में खर्च करोगे। कितना, 6% GDP का NEP 2020 में खर्च करने के लिए बोला है। एंड इसमें एक चीज़ चलाई गई है कि स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम चला गया है, कि बच्चा शुरू में स्कूल आता है क्लास फर्स्ट में, तो ये क्लास फर्स्ट के बच्चों के लिए है। स्कूल में आता है तो उसका घर जैसा इन्वायरमेंट उसको देने के लिए, या उसमें मतलब थोड़ी चीज़ें, बेसिक चीज़ें वो सीख ले, उसके लिए स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम चलाया गया है। ये 12 वीक्स का होता है, या फिर बोल सकते हो 3 मंथ का होता है, ठीक है। एक आपका क्या है, नेशनल असेसमेंट सेंटर स्टार्ट किया गया है, नेशनल असेसमेंट सेंटर, जिसका नाम है परख। तो सबसे पहले परख की फुल फॉर्म देखो, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो ये परख क्या करेगा, परख है आपके स्टैंडर्ड डिसाइड करेगा, आपके एजुकेशन से रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस है, स्टैंडर्ड्स है, नॉर्म्स है, वो सेट करेगा। मॉनिटर करेगा लर्निंग आउटकम, कि आपने जितनी भी लर्निंग करवाई है उसका आउटकम उतना मिल रहा है क्या, वो मॉनिटर करेगा। एडवाइस करेगा बोर्ड को कि जो भी 21st की सेंचुरी की जो स्किल्स हैं वो पूरी कर रहे हो क्या आप एजुकेशन में, तो ये सारा परख का काम होगा, ठीक है। एंड अभी हम पढ़ते हैं कि जैसे अब मैंने पढ़ा था कि 4 उसके भाग थे, पहला एजुकेशन से रिलेटेड था, स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड था। तो स्कूल एजुकेशन में अपन को 8 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, तो आप इनके मोटे मोटे नाम देख लीजिए। जो पहला चैप्टर है वो ECCE से है, मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। ये किस लिए शुरू किया गया है, इसमें ये बोला गया है कि ये बोला ना जैसे बच्चे 3 साल का बच्चा होगा तभी इसको स्कूल में भेज दो। क्यों बोला, इसलिए क्यों बोला इसको, इसलिए बोला है कि इसमें ये बोला गया है कि बच्चा जब 6 साल का होता है ना, तब उसका 85% डेवलपमेंट हो चुका है ब्रेन का। पहले बच्चे 6 साल के स्कूल में जाते थे तो उसको जो चीज़ें 6 साल का बच्चा धीरे सीखेगा, क्योंकि 85% डेवलपमेंट पहले ही हो चुका है उसके ब्रेन का, तब बोला 3 साल से भेजो अब, ठीक है। और 2030 तक ECC के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा है। कब अचीव करना है, आपको डेट याद रखनी है कि कौन सा टारगेट कब अचीव करना है। तो ECC का टारगेट है 2030। इसमें ये बोला है कि जो बच्चे को आप एजुकेशन दे रहे हो ना, वो फ्लेक्जिबल,
फ्लेक्सिबल हो, मल्टी लेयर्ड हो एंड प्ले वे मेथड से दो। छोटे बच्चे को सिखा रहे हो तो उन्हें रटने पे ध्यान नहीं देना, उन्हें प्ले वे मेथड से सिखा दो, सीख जाएंगे वो। और इसमें क्या बोला है कि एनसीईआरटी द्वारा 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए 2 भागों में एनसीएफ ईसीसी का विकास किया गया है। तो एनसीएफ ईसीसी कौन बना रहे हैं? एनसीईआरटी। 8 साल के बच्चे हैं उनके लिए ये 2 भाग में होगी, एक तो 0 से 3 साल के बच्चों के लिए एंड सेकंड 3 से 8 साल के बच्चों के लिए। ठीक है, तो पहला चैप्टर ईसीसी से रिलेटेड है। सेकंड है एफएलएन, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। अभी हमने देखा था कि एफएलएन को कब तक कवर करना है? 3rd क्लास तक के बच्चों को अचीव कर लेना है। 2025 इसका टारगेट था बट अचीव नहीं हुआ, इसके लिए आपने वो मिशन चलाया था। ठीक है, इसमें पीटीआर पुपिल टीचर रेशियो 30:1 है एंड बैकवर्ड एरिया में 25:1 है। और एफएलएन में बोला है कि टीचर्स को सीडीपी ट्रेनिंग देनी चाहिए 50 घंटे की। और इसमें दीक्षा का क्या काम करेगा? संसाधनों का भंडार उपलब्ध किसके पास रहेगा? दीक्षा के पास। और एफएलएन में एक राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति तैयार की जाएगी। तो सेकंड चैप्टर हो गया एफएलएन। इसका 3rd चैप्टर है ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करना। कि अभी आप स्कूल्स में क्या होता है, बच्चे शुरू में जैसे 1st, 2nd, 3rd, 4th तक तो बच्चे आते हैं, फिर वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं कि स्कूल आना बंद कर देते हैं, तो उसको कम करना होगा। तो इसके लिए इनका टारगेट है कि आपका जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है स्कूल में वो 100% होना चाहिए 2030 तक। ठीक है, ये कब अचीव होगा कि बच्चे कब स्कूल नहीं छोड़ेंगे? अगर आप उन्हें पर्याप्त बुनियादी ढांचा प्रदान कर रहे हो स्कूल में, तब नहीं छोड़ेंगे। और जो टीचर है ना, उन्हें आप अच्छी ट्रेनिंग दो कि बच्चे को अच्छी तरह वो पढ़ा सकें, तब वो बच्चे नहीं छोड़ेंगे। और पढ़ा रहे हो वहाँ पे बच्चों की सहभागिता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि टीचर के मन में आए वो पढ़ाई जा रहे हैं। तो बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करना इसका कारण है, ताकि वो ड्रॉप आउट कम हो सकें। ठीक है, इसका 4th चैप्टर है वो है पाठ्यक्रम व शिक्षा शास्त्र, मतलब सिलेबस से रिलेटेड है कि जो आपका सिलेबस है वो कैसा होना चाहिए। सब्जेक्ट सिलेक्शन में फ्लेक्सिबल एंड मल्टीलिंगुअल हो। जैसे आपको पहले बताया है कि अभी ये नहीं है कि आप जो साइंस ले रहा है वो सिर्फ साइंस पढ़ेगा, कॉमर्स लेने वाला सिर्फ कॉमर्स पढ़ेगा। जो उसको एक बच्चा है उसको साइंस के कुछ सब्जेक्ट अच्छे लग रहे हैं वो ले लेगा, कॉमर्स का कुछ लग रहा है तो कंबाइन ले सकता है। तो आपका जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। सिलेबस को कम करो, आप ज़्यादा मतलब क्वालिटी पे ध्यान दो। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा छाप दिया बस उसको रीड करते जाओ। ठीक है, और 5th क्लास तक मातृभाषा में पढ़ाना है और आप 8th क्लास तक भी पढ़ा सकते हो। बच्चों का 360 डिग्री इवैल्यूएशन होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि बच्चा सिर्फ पढ़ाई में अच्छा है तो ठीक है, उसका फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट भी होना चाहिए ना, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट सारा करो, 360 डिग्री एवल्यूशन करो उसका। ठीक है, वर्ष में 2 बार परीक्षा करवानी है। एंड आपकी व्यावसायिक शिक्षा है वो 6th क्लास से शुरू कर दो कि बच्चों को कुछ एडिशनल एक्टिविटी सिखाओ कि उसके आसपास जो भी जैसे कोई मतलब जैसे कोई कुम्हार का काम कर रहा है और या फिर खाती का काम कर रहा है तो उन्हें वहाँ पे लेके जाओ, दिखाओ कि कैसे काम कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर में वो सिर्फ बुक वाली रटी हुई चीज़ों पे ना रहें, खुद कुछ कर सकें। ये हो गया आपका पाठ्यक्रम से रिलेटेड। एंड 5th आपका चैप्टर है वो टीचर से रिलेटेड है कि आपके टीचर कैसे होनी चाहिए, उन्हें क्या मतलब ट्रेनिंग दो आप। तो सबसे पहले इसमें बोला है कि 2030 तक क्या होगा, इंटीग्रेटेड बीएड स्टार्ट हो जाएगी जो कि आपकी 4 साल की होगी। ठीक है, अभी 2 साल की चलती है वो नहीं चलेगी कि इंटीग्रेटेड बीएड करनी पड़ेगी 4 साल वाली। ठीक है, और टीचर्स को हर साल 50 आवर्स का सीपीडी ट्रेनिंग दो। टीचर्स के लिए टेट जो आपका एग्ज़ाम है वो क्लियर करने के लिए बोला है। टीचर का प्रमोशन है वो करियर मैनेजमेंट प्रोग्रेस से के बेस पे करो कि उसने क्या प्रोग्रेस की है, उस बेसिस पे टीचर्स का आपका प्रमोशन होना चाहिए, उस हिसाब से उसकी सैलरी होनी चाहिए। एंड एनसीईआरटी द्वारा एससीईआरटी के परामर्श से एनसीएफटी की तैयार की जाएगी। ठीक है, एंड 6 जो आपका चैप्टर है वो है समतामूलक और समावेशी शिक्षा, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन हो सबके लिए। इसके लिए क्या किया गया है, एससीडीजी मतलब सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, जो आपके सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं ना, उन एरिया के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाओ, उन्हें स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाओ ताकि वो शिक्षा से वंचित ना रहें, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। इसके अंडर एक जेंडर इंक्लूसिव फंड की भी बात की गई है
कि लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए एक जेंडर इंक्लूजन फंड डिसाइड किया गया है। इसका अमाउंट नहीं पता क्या है, बट NEP 2020 में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है। 7 चैप्टर है स्कूल कॉम्प्लेक्स और क्लस्टर। इसका मतलब है कि जैसे आपके एरिया में 5 से 10 किलोमीटर के आसपास 2-3 स्कूल है ना, तो अगर कोई स्कूल में कोई प्रोग्राम हो रहा है, कोई चीज़ की कमी है ना, तो वो दूसरे स्कूल से कुछ देर के लिए उधार ले सकता है। या टीचर्स का भी ऐसे कर सकते हैं, जैसे आपके स्कूल में मैथ्स का टीचर नहीं है, दूसरे स्कूल में अवेलेबल है, उस टाइम वो फ्री है, तो वो आपके स्कूल में आके पढ़ा सकता है। और ये स्कूल कॉम्प्लेक्स वाला जो सबसे पहले सुझाव किसने दिया था? कोठारी आयोग ने सबसे पहले सुझाव दिया था स्कूल कॉम्प्लेक्स या क्लस्टर का। एंड इसका लास्ट जो चैप्टर है वो है स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण एवं प्रमाणन। मतलब जो स्टैंडर्ड डिसाइड करते हो ना स्कूल एजुकेशन के लिए, उससे रिलेटेड है। इसमें क्या 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 बोला गया है? ASSSA मतलब स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी की स्थापना की जाए, न्यूनतम व्यावसायिक व गुणवत्ता मानक का निर्धारण की जाए। SSA का इसकी स्थापना करनी है पहला तो। दूसरा है SQAAF मतलब स्टेट क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन फ्रेमवर्क। SQAF शुरू की जाए। ये कौन करेगा? SCRT करेगा, मतलब स्टेट लेवल पे होगा ये। यहाँ पे कुल मिला के ये है कि जो मतलब स्कूल वगैरह को है ना, जो लोकल बॉडीज़ हैं उनको थोड़ा ज़्यादा अधिकार दे गया है कि आप इन चीज़ों को अपने लेवल पे संभाल सकते हो, कुछ अच्छा करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो ये आपकी NEP 2020 जो भी आने वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे ना, वो उसके हिसाब से पूरा कंटेंट करवा दिया है। तो आज की क्लास में इतना ही। तो थैंक यू।